करा। आज हम 9वीं कक्षा के 5वां पाठ मौसी के बारे में जानेंगे। इसका लेखक है भीष्म साहनी। ये हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार भी हैं और लेखक भी हैं। इनका जो लेखन है मौसी, ये इनके जीवनी से लिया गया भाग है। पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक का परिचय के बारे में जानेंगे। लेखक का परिचय: भीष्म साहनी। सन 1915 अगस्त 7 को रावलपिंडी में भीष्म साहनी जी का जन्म हुआ। एमए पीएचडी तक इन्होंने शिक्षा पाई। साहनी जी हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी आदि भाषाओं के ज्ञाता हैं। इन भाषाओं की इनकी अनेक रचनाएं प्रकट हुई हैं। विशेषकर आम आदमी का जीवन इनकी रचनाओं में अंकित हुआ है। झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती आदि इनके उपन्यास हैं। भाग्य रेखा, भटकती राख, वांचू, शोभा यात्रा आदि कहानी संग्रह हैं। भीष्म साहनी जी ने जीवनियाँ भी लिखी हैं। यथा भाई बलराज, अपनी बात इनके प्रसिद्ध जीवनियाँ हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे आदि नाटक है। साहनी जी शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि से शोभित है। बच्चे, ये लेखक का परिचय है। हिंदी के प्रसिद्ध यथार्थवादी लेखकों में भीष्म साहनी जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और हम पाठ से संबंधित बात करें, लेखक की जो जीवनी है, अपनी बात, तो इस पाठ से, इस पुस्तक से कुछ भाग लेकर आपको दिए गए हैं, जिसका शीर्षक रखा गया है मौसी। मौसी का अर्थ होता है माँ की छोटी बहन, इसे मौसी कहते हैं। खून के रिश्ते से माँ की बहन हमें मौसी लगती है। लेकिन उत्तर भारत में एक ऐसी रूढ़ी है, तो वहाँ पर माँ से जो छोटी उम्र वाले सबको हम लगभग मौसी कहकर ही बुलाते हैं। यहाँ पर आमतौर पर हम सबको आंटी आंटी कहते हैं ना, उसी तरह वहाँ पर मौसी एक सर्वनाम, एक आम नाम बन गया है। हर लोगों के लिए मौसी शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन लेखक यहाँ पर मौसी शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ मौसी माँ जैसे प्रेम देने वाले, माँ के बराबर होती है, दूसरी माँ होती है, तो मौसी का स्थान इतना श्रेष्ठ होता है। तो लेखक के बाल्यकाल से संबंधित कुछ घटनाओं को याद करते हुए लेखक यहाँ पर बताते हैं। इनके बाल्य में इनको प्रभावित करने वाले कुछ लोगों में मौसी भी एक है। हालांकि इसके सब लोग मौसी ही कहते थे, तो इनका नाम अता पता किसी को भी मालूम नहीं था, फिर भी सब लोग इसे मौसी कहकर ही पुकारते थे। ये मैंने पहले ही कहा है, इनके जीवनी अपनी बात से ये संकलित अंश है। ये पाठ आपको देने का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रस्तुत पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण हुआ है। इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायकों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। भीष्म साहनी जी के बचपन की एक हिस्सा आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, तो इसे पढ़ने से आपको तो इन गुणों को अपनाने में मजबूर हो जाती हैं आप। कौन कौन से हैं? वह है मौसी की निस्वार्थ सेवा के बारे में आप तो परिचित हो जाते हैं। उसके साथ साथ बच्चों को परोपकार गुण होना चाहिए, दूसरों के उपकार करने चाहिए, और बड़े विशेष तौर पर बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर भाव, प्यार दिखाना बहुत अनिवार्य है।
तो इस पार्ट में तो वही बताया गया है, बच्चे किस तरह अपने बड़े बुजुर्गों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरह उसे सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए, किस तरह इन्हें मदद करनी चाहिए, वो भी यहाँ पर बताते हैं। चलिए पाठ को शुरू कर देते हैं। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी, सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी। तो यहाँ पर सीधा मौसी के बारे में कहते हैं। तो इसका नाम क्या है पता नहीं। ये एक औरत है, उस मोहल्ले में रहने वाले एक औरत है। वह कब से उस मोहल्ले में थी किसी को भी पता नहीं, कहाँ से आई वो भी पता नहीं, लेकिन उस मोहल्ले में रहने वाले सब लोगों से वह बहुत परिचित थी। सब लोग, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे, सब लोग इसे मौसी 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 कहकर ही पुकारते थे। तो मौसी नाम से ही वह बहुत प्रसिद्ध हुई और सबको माँ जैसी प्यारी बनी थी। मतलब सब लोगों को वह प्रेम से देखती थी, प्रेम के साथ व्यवहार करती थी। किसी को भी अगर ज़रूरत पड़े तुरंत वहाँ मौजूद हो जाती थी और उनकी सेवा करती थी, उनकी सहायता करती थी। तो इसीलिए मोहल्ले में रहने वाले सब लोग मौसी को बहुत चाहते थे। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति थी। बच्चों को वह इतना चाहती थी, तो बच्चों की इतनी सेवा करती थी कि सभी बच्चे, उस मोहल्ले में रहने वाले सभी बच्चे मौसी को बहुत चाहते थे और मौसी को सेवा की मूर्ति मानते थे। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती, वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। वे बच्चे मौसी को क्यों इतना चाहते थे? क्योंकि वह ज़्यादा समय वो बच्चों के साथ ही रहा करती थी, बच्चों के साथ खेलती थी, बच्चों के साथ ही रहती थी। जैसे दोपहर की स्कूल की घंटी बजते ही, दोपहर मीन्स आफ्टरनून, तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होने के कारण दोपहर में छोटे छोटे बच्चों स्कूल से छुट्टी हो जाती थी। जैसे स्कूल की छुट्टी की घंटी बजते ही तो सभी बच्चे अपने अपने बस्ता मतलब स्कूल बैग उठाकर दौड़कर फाटक पर पहुँचते हैं। फाटक का अर्थ है स्कूल एंट्रेंस गेट। गेट के बाहर मौसी खड़ी रहती थी। जैसे बच्चे दौड़कर मौसी के पास आते थे, अपने अपने बस्ते, अपने अपने बैग्स को वे मौसी के कंधे पर डाल देते थे, उनके शोल्डर पर डाल देते थे। मतलब अपने सारे पुस्तक बैग जो भी है उसे मौसी के हाथों में दे देते थे। सभी बच्चों के बस्ता बैग उठाकर मौसी उन बच्चों के साथ खेलकर घर जाती थी। हमेशा बच्चे मौसी के साथ ही रहते थे, जब भी देखो वो मौसी को घेर कर ही रहते थे। क्यों इतना चाहते थे मौसी को? देखिए, दोपहर डलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुंचती, जहां सभी बच्चे खेला करते थे। दोपहर स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद बच्चे अपने अपने घर चले जाते थे और खाना वाना खाने के बाद वो फिर वापस खेलने के लिए आते थे। कहाँ? वही एक मैदान के पास एक नीम का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे सभी बच्चे आकर मिल जाते थे। सभी बच्चे दोपहर के समय में खेला करते थे और उस समय मौसी भी वहाँ पहुँच जाती थी, क्योंकि बच्चों के साथ रहना तो उसे बहुत पसंद थी। तो इसलिए मौसी बच्चों को देखने के लिए, बच्चों के साथ खेलने के लिए वहाँ मौजूद रहती थी। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले आदि पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था। वह तोता तोती की कहानी, खाट के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी। बच्चों के साथ वह बच्चे जैसे ही घुल मिल कर रहती थी और बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती थी और चुटकुले सुनाती थी। लेखक के जीवन में जितनी कहानियाँ वह सुन चुके हैं, वो सभी कहानी मौसी के द्वारा ही सुनी हुई है।
उदाहरण के लिए तोता तोते की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी और आदि वीरोचित कहानी, सभी कहानी मौसी के मुँह से ही सुने थे। तो इसी सब को लेखक याद करते हुए हमें बताते हैं। तो इसीलिए बच्चे मौसी को बहुत चाहते थे और मौसी भी बच्चों को तो उनके मन खुश रखने के लिए ये सब करती थी। बस इतना ही नहीं, मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी। खाने के लिए बच्चों को वह बहुत कुछ लाती थी। सभी बच्चों को खेलने के बाद सभी बच्चों को वह देती थी। बच्चे उसे खुश होकर खाते थे और सभी बच्चों को वह अपने ही बच्चे मानती थी। कहने का तात्पर्य यह है, मौसी की परिवार वाले या परिवार सदस्य कोई नहीं थे तब मौसी अकेली रहा करती थी। मोहल्ले के किसी घर में जाती थी, काम करती थी, वह यही कहीं सो जाती थी, लेकिन उसका कहने के लिए एक घर नहीं था, तो उसके कहने वाले कोई परिवार के सदस्य नहीं थे। मौसी अकेली थी, लेकिन मौसी ये मानकर चलती थी सारे मोहल्ले में रहने वाले तो उनके हैं। मोहल्ले में रहने वाले सभी बच्चे उनके बच्चे हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, सबको समान रूप से वह प्रेम करती थी, सभी को चाहती थी। बच्चे देखिए, पहले जो पेज पर, पहले जो पिक्चर पर आप देखिए, आपने जो 2 पैराग्राफ पढ़ी थी उसमें से कुछ विशेष शब्दों की तरफ हम ध्यान देंगे। औरत शब्द का अन्य लिंग रूप आदमी, आप उसे एक नोटबुक पर आप लिखते जाइए। औरत शब्द का अन्य लिंग रूप आदमी, औरत स्त्रीलिंग है, आदमी पुल्लिंग। मौसा मौसी अन्य लिंग रूप, बच्चे बच्ची। तो नेक्स्ट इसके बाद और कुछ विशेष शब्दों की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो अन्य वचन को देखिए, बच्चा बच्चे अन्य वचन, और मूर्ति मूर्तियाँ, दिन दिन के लिए दिन ही अन्य वचन रूप है। और इस तरह इस पैराग्राफ में आप कुछ शब्द देख सकते हैं। और इस स्क्रिप्ट पर देखिए, पैराग्राफ में दोपहर आफ्टरनून, ढलने पर मतलब आफ्टरनून होने के बाद, दोपहर होने के बाद, सूरज थोड़ा सा ढलने के बाद दोपहर। मौसी नीम के पेड़ के तले, नीम मतलब नीम ट्री, और बच्चों के साथ खेलती थी। और कहानी कहानियाँ बहुवचन, कहानी कहानियाँ। पहेली पहेलियाँ अन्य वचन। तोता तोती अन्य लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है। और बेटा बेटी अन्य लिंग रूप, बेटा बेटी। और बेटी बेटियाँ अन्य वचन रूप, बेटी बेटियाँ अन्य वचन रूप। बच्चे इस बार इतना काफ़ी है। इस पाठ में मतलब इस भाग में तो आप लेखक के बारे में जान चुके हैं और मौसी के जो क्रियाकलाप वो क्या करती थी वो भी आप जान चुके हैं। बच्चों के साथ वह किस तरह व्यवहार करती थी, बच्चे उनके साथ किस तरह व्यवहार करते थे वो भी जान चुके हैं। मुख्य तौर पर इस पाठ का आशय क्या है, तो मौसी की निस्वार्थ सेवा के बारे में जानना और बच्चों में परोपकार गुण निहित होना और बड़े बुजुर्गों के साथ आदर से व्यवहार करना, तो ये इस पाठ का आशय ये भी आप जान चुके हैं। अगले क्लास में हम जो शेष भाग है तो उसके तरफ हम ध्यान देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बनना